हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का जो आपका होता है ऑप्टिक्स चैप्टर होता है। एक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो 12th क्लास में ऑप्टिक्स चैप्टर है यानी प्रकाश की। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न इसी में से उठाता है, चाहे वे आपका ऑब्जेक्टिव हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो। बहुत इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है। सो इसका आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगी, इसका मैं आपका सब्जेक्टिव भी सॉल्व करके बताऊंगी। तब तक के लिए आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ सभी को याद कर जाइए, बिकॉज आपका एग्जाम बहुत ही नियर है और ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए एक बहुत ही बेस होता है। ऑब्जेक्टिव ही आधार होता है, बिकॉज एक ऑब्जेक्टिव पर आपको 1 नंबर मिलता है। अगर गलत हो गया तो 1 तो गया। सो आप इसे अच्छी तरह से देखिए और सभी को याद कर जाइए। चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की यानी यह चैप्टर है आपका खंड है प्रकाश की। प्रकाश की को 2 भागों में बांटा गया है, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की, जिसमें से मैं किरण प्रकाश की बता रही हूँ। अगले वीडियो में तरंग प्रकाश के बारे में बता दूंगी। ओके, तो चलिए इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होती है? वैसे तो आप पढ़े हैं कि आवर्धन क्षमता जो होता है कि किसी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर खगोलीय दूरबीन में पूछा जा रहा है। खगोलीय दूरबीन क्या है? यह एक ऐसा यंत्र होता है जिससे कि हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, इन सभी के लिए देखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है इसका जो आवर्धन क्षमता होता है वो क्या होता है? तो खगोलीय दूरबीन में होता है -FO/FE। जो FO होता है वो वस्तु का होता है और FE आपका नेत्र का होता है। मतलब आप जो देखते हैं अभिदृश्यक, जो FO है ना यह अभिदृश्यक के लिए है और FE जो है वह नेत्रिका के लिए है, यानी यह वस्तु दूरी यह नेत्रिका की आपका नेत्र की दूरी होता है। तो -FO/FE होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अच्छी तरह से याद कीजिएगा सभी को। फिर देखिए अगला प्रश्न है, 1 μ2 के बराबर होता है। म्यू से किसे सूचित करता है? आपको मालूम होगा अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक को हम म्यू से सूचित करते हैं। यह जो आपका संकेत है, यह संकेत हम अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1 μ/2 है कि इसके बराबर क्यों, इसके इक्वल कितना होता है? तो इसके इक्वल होता है आपका μ2/μ1। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बिकॉज जो आपका म्यू यहाँ पर दिया ना μ1, तो यह आपका हवा में होगा तो इसका मान हो जाएगा 1। तो आप लिखिएगा μ2/1। तो 1 तो आपको दिखाना नहीं है तो μ2 आप लिख सकते हैं ओनली। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। लेंस की क्षमता कई सही मात्रक डायोप्टर में आप मापते हैं, उससे तो वो इसका मात्रक होता है प्रति मीटर, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं इसका क्षमता डायोप्टर में लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी F पूछा जा रहा है कि कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप 100 से भाग दीजिएगा उसे मीटर में बदलकर, तो इतना आएगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर कितना होता है इसका मान बताना है। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है μ/μ0 = μ₁। जो μ0 है यह तो हवा का मान हो गया और μ0 आपका निर्वात में मान होता है, और μ1 होता है ना वो किसी परावैद्युत माध्यम में होता है। यहाँ अपेक्षिक बोल दिया तो ये किसी परावैद्युत माध्यम का मान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि μ/μ0 = μr। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है आपका, यदि कांच के एक लेंस दिया गया है μ = 3/2 यानी 3/2 दिया गया है इसका मान। यदि कांच के एक लेंस की हवा में फोकस दूरी FA हो
और पानी में दिया गया है म्यू इक्वल 4/3 हो, तो एफ डब्ल्यू हो तो इसमें समानता बताना है कि कितना होगा। तो अगर यहाँ पर दिया गया है हवा में और फिर यहाँ पर दिया गया है पानी में, तो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि एफ डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा आपका 4FA। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, एफ डब्ल्यू इक्वल 4FA। आप एफ डब्ल्यू का मान निकालिएगा तो 4FA आएगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होता है जिसे लैम्डा से सूचित करते हैं उसके लिए सही है, यह बताना है। तो रैले नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, रैले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? I समानुपाती 1/λ का पावर 4 हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी 1/λ 1/λ/4 का लैम्डा का 4 हो जाएगा पावर। ये जो है ना संबंध, ये रैले नामक वैज्ञानिक ने एक बताया था कि जो तीव्रता होता है प्रकाश के, प्रकिरणित प्रकाश की जो तीव्रता I होता है तो वो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और ये जो समीकरण है इसी के आधार पर जो आप देखते हैं कि कोई भी आपसे प्रश्न पूछता है कि जो सिग्नल होते हैं वहाँ पर लाल रंग का ही क्यों होता है, या फिर खतरे का जो संकेत होता है वो अक्सर लाल रंग का ही क्यों होता है, तो इसी समीकरण के कारण, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और वह ज़्यादा दिखाई देता है, इसी के कारण से ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण होता है। पारदर्शी माध्यम जो हीरा है उसके लिए क्रिटिकल एंगल का मान बताया है क्रांति कोण, यानी जो आपका आपतन कोण का मान 90 हो जाता है ना, दूसरा बोलते हैं क्रांति कोण। तो क्रांति कोण का मान हीरा के लिए बताना है कितना होता है, तो हीरा के लिए होता है आपका 24.41 इतना होता है। और इसका तो अपवर्तनांक आपको मालूम ही होगा 2.42, अपवर्तनांक से ही हम इसका क्रांति कोण निकालते हैं, आपको तो टीचर बताएंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न है, त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। त्रिपार्श्व यानी ये जो दिया है ना वो प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है उसी से आपको निकालना होता है कि त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, यानी प्रिज्म के अपवर्तनांक बताना है, इसका मान बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा म्यू इक्वल होता है प्रिज्म का अपवर्तनांक, यानी इसका अर्थ यह हुआ त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी म्यू इक्वल साइन A प्लस λ/2 और साइन A/2 इतना होता है आपका त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कांच के लिए क्रांति कोण होता है। कांच के लिए क्रांति कोण कितना होता है? कांच के लिए तो होता है 42 डिग्री लगभग में होता है कांच के लिए। ओके, कांच भी आप जानते हैं दो प्रकार का होता है, फ्लिप्ड कांच और क्राउन कांच, ये भी आप देखिएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, यदि म्यू इक्वल दिया गया है 3/2, म्यू इक्वल 3/2 है और फिर म्यू डब्ल्यू इक्वल है 4/3 है, तब म्यू G2W दिया गया है, G2W होता है, इसका मान बताना है कितना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप 3/2 इंटू 3/4 कर दीजिएगा, इसको ऊपर लेकर जाइएगा, पहले तो 3/2 कीजिएगा और फिर इससे बदलिएगा तो ऊपर 3 चलेगा, फिर नीचे तो 3 का 9 और फिर 4 दूना 8, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, 9/8। अगला प्रश्न है, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है, यानी दो लेंस है उसे हम कांटेक्ट में रखे हैं, यानी उसे दोनों को सटा कर रखे हैं, तो उसका पावर बताना है। तो शक्ति को आप जानते हैं कि लेंस की क्षमता क्या जो होता है आपका P इक्वल 1/F, तो इसको बताना है तो P इक्वल होगा P1 + P2। अगर दोनों को हम सटा कर रखेंगे तो उसका जो शक्ति होगा उसे हम जोड़ देंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, औसत रंग बोलते हैं हम पीला को, औसत रंग पीला रंग को बोलते हैं। अगर यहाँ पर तो पीला दिया है, अगर नहीं देता बोलेगा औसत रंग के अपवर्तनांक के लिए कौन सही है, यानी इसका सूत्र बताना होता है। तो औसत रंग बोलते हैं हम पीला रंग को बोलते हैं। तो औसत रंग पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा μr + μv और /2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यानी लाल और जो वॉयलेट होता है ना यानी बैगनी उसका योग और बाई में 2 से भाग दीजिएगा तो औसत रंग निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है, समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। समानांतर सतह वाली जो कांच की पट्टी होती है उसका शक्ति कितना, तो जो देखिए समानांतर है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो समानांतर है तो उसका शून्य होगा, यानी बराबर है तो क्या शून्य होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके,
फिर देखिए नेक्स्ट है, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है? तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है म्यू भी माइनस म्यू आर, और ए होता है इंटू ए। यह जो है ना, यह अपवर्तनांक, यह कोण है, अपवर्तक कोण है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण होता है। और म्यू भी यानी जो बैगनी रंग होता है, और म्यू आर यानी लाल रंग। तो बैगनी रंग और लाल रंग के बीच के अंतर को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? खगोलीय दूरदर्शी जो होता है यानी खगोलीय दूरबीन, तो इसके लिए सही बताना है, जो आपका दिया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खगोलीय दूरबीन में होता है एफओ ग्रेटर देन एफई। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष, इसमें आपको कुछ कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ अच्छी तरह से। जो प्रकाश वर्ष होता है ना, तो प्रकाश की दूरी को मापने के लिए कहते हैं। तो यह क्या है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दूरी का, यह समय का, ऊर्जा का मात्रक नहीं बल्कि दूरी का है, या डिस्टेंस मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है वह सामान्यतः एक उत्तल लेंस के मिलने से बना होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, तो इससे जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब जो इमेज बनता है किसी भी वस्तु का, तो कैसा होता है ये बताना है आपको। तो वो होता है आपका काल्पनिक। काल्पनिक यानी जो होता है आभासी बोलते हैं, मतलब केवल हम उसे इमेज कर सकते हैं। तो एक सरल प्रतिबिंब के द्वारा जो बनता है वह बनता है आपका काल्पनिक और सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज बनता है वो होता है आपका वर्चुअल और स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि काल्पनिक और सीधा होता है। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा आपका दूर दृष्टि दोष दूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए अगर उत्तल बोले तो इसमें 3 अक्षर है, तो 3 अक्षर होगा तो जो 2 अक्षर का होगा उसे दूर किया जाएगा। और अगर अवतल बोले तो जो 4 अक्षर का है तो उससे 3 अक्षर वाला, यानी जो निकट दृष्टि दोष होता है उसे आप अवतल लेंस के द्वारा ठीक करेंगे। इस तरह आप लॉजिक से कुछ फनी ट्रिक लगाकर भी याद कर सकते हैं। आपका मतलब इस तरह से बहुत अच्छी तरह से याद हो जाता है। तो उत्तल है आपका 3 वर्ड है, तो दूर यानी 2 वर्ड वाला, फिर अवतल अगर पूछे तो 3 वर्ड वाला आपका, मतलब इस तरह एक कम बेस होता है यानी निकट दृष्टि। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? वर्ण विक्षेपण क्षमता पूछा है, तो इसका होता है आपका म्यू वी माइनस म्यू आर बाई में म्यू वाई माइनस 1, यानी यह सिग्मा है आपका। वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम सिग्मा से सूचित करते हैं। तो इसके बराबर होता है आपका बैगनी और लाल रंग के अंतर निकाला जाता है, और फिर औसत रंग जो पीला होता है उसका अंतर निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश का वेग c है और कांच में जो अपवर्तनांक है कांच का वो है 3/2, तो इसका मान बताना है कि कितना होगा। तो इसका मान तो सिंपली आप निकाल लीजिएगा बटन इस तरह करके, तो 2c/3 हो जाएगा, 2c/3। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी होती है। जो फोकस दूरी होता है स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लिए, जिससे कि वह पढ़ सकता है कुछ भी अच्छी तरह से, मतलब उसमें ना निकट दृष्टि दोष हो, ना ही दूर दृष्टि दोष हो, नहीं जरा दृष्टि दोष हो, नहीं अबिंदुकता दृष्टि दोष हो, उसके लिए फोकस दूरी क्या होगी? तो आप तो A9 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट होगा, 25 सेंटीमीटर। लेकिन इससे भी छोटा प्रश्न है, लेकिन इस सभी को आप इग्नोर ना करें, अच्छी तरह से याद करें, बिकॉज आपके एग्जाम में वही प्रश्न पूछता है, लेकिन हम लोग क्या बड़े के चक्कर में छोटा छोड़ देते हैं। सो आप सभी को कवर कीजिए। देखिए फिर अगला प्रश्न है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने वाली प्रकाश से पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। तो प्रकाश का जो वेग है माध्यम 1 में भी है, तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में क्या होगा ये बताना है आपको। देखिए 2 माध्यम है, प्रकाश मान लीजिए श्रृंखल माध्यम और विरल माध्यम, माध्यम 1 है फिर माध्यम 2 है, प्रकाश पुंज जा रहा है, तो जो क्रांति इसका थीटा दिया है, क्रांति कोण थीटा दिया रहा है, और जो माध्यम 1 है उसमें प्रकाश का जो वेलोसिटी है, वेग है, उसका डिस्टेंस है वह भी है। तो दूसरे में बताना है कितना हो जाएगा, तो v/sin थीटा हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है,
श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा से शीशे के एक स्लैब पर अविलंब आपतित होता है, तो स्लैब से गमन के पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा, यह बताना है। तो देखिए आपका जो प्रिज्म होता है तो उसमें 7 बर्न होता है ना, बेजानी पिनारा जिससे आप जानते हैं। तो जो सबसे पहले होता है वो होता है लाल, अंत में होता है आपका बैगनी, फर्स्ट होता है लाल। तो सबसे पहले लाल ही तो निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा लाल। अगर पूछे कि सबसे अंत में कौन सा निकलता है तो बैगनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैगनी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा टी, यानी लाल सबसे पहले निकलता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में कुछ ऐसे पदार्थ विकसित किए गए हैं जिनका अपवर्तनांक ऋणात्मक होता है। तो प्रकाश की एक किरण जो हवा यानी माध्यम 1 हो गया हवा, ऐसे पद और फिर ऐसे माध्यम यानी माध्यम 2 में जाती है तो उसके द्वारा निम्नलिखित में किस पद का अनुसरण किया जाएगा। तो आप चित्र को ध्यानपूर्वक देखिएगा और तब बताइएगा। तो इसमें चित्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका चित्र डी हो जाएगा कि माध्यम 1 बाई माध्यम 2 से जाएगी। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ओके, एक तरफ ये जा रही है। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण द्वारा इस वस्तु का किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। तो आप तो सबसे पहले देख लीजिए किस तरह अवतल दर्पण में दिया गया है एक वस्तु को, यानी यू बराबर दिया गया है, वस्तु दूरी बराबर होता है यू, तो यू बराबर 15 सेंटीमीटर दिया गया है, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। और यहाँ देखिए देखा तो दर्पण द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब तो भी बराबर बताना है। आपका ए बराबर भी दिया है और यू बराबर भी दिया है, आपको भी निकालिएगा और भी जिस तरह आएगा माइनस प्लस में उस तरह से आप प्रतिबिंब के बारे में पता लगाते हैं। तो आप अगर निकालिएगा इसका तो उस जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आपका आवर्धित यानी होता है बड़ा, तो आवर्धित बनेगा, वास्तविक यानी रियल बनेगा और वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से आपको निकालना होता है, आवर्धित यानी 12 होता है। ओके, तो 12 प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के सापेक्ष वह उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ के स्लैब पर आपतन कोण 60 पर आपतित होती है। अगर अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कथन अच्छी तरह से आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो स्लैब का पदार्थ का अपवर्तनांक होगा वो √3 हो जाएगा। इसे भी आप न्यूमेरिकल के थ्रू बनाएंगे अच्छी तरह से। ये जो साइन एथी होता है वो आप लगा दीजिएगा, 60 और 90 दिया गया है इस तरह से। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका किसे बोलते हैं? जब देखिए आप किसी रेगिस्तान में जाइएगा, जैसे आप मान लीजिए राजस्थान में जाइए, वहाँ पर आप जानते हैं कि बालू बहुत सारा होता है, थार रेगिस्तान है ना, तो आप वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर तो आप जानते हैं पानी की कमी होती है। तो मृग मरीचिका होता है जब आप जाइएगा वहाँ पे, तो अगर आप बालू के क्षेत्र में जाइएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अपने दूरी से कुछ आगे पानी की धारा बह रही है, और फिर आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ नहीं होगा। इस तरह से आपको भ्रम होता है, और यह क्या है? प्रकाशीय भ्रम होता है, जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। तो मृग मरीचिका का कारण है अपवर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी राइट, ए राइट होगा, सॉरी डी राइट, ए राइट होगा कि अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है मृग मरीचिका। यह आपका आकाशीय प्रकाशीय भ्रम है, यह भ्रम में डाल देता है हम लोगों के। इसी के कारण तो हिरण जो होता है वो पानी की ललक में रेगिस्तान में दौड़ते रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तो यानी यह प्लेन है, तो इसका अनंत हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। ओके, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, तो इसका कारण क्या है? तो आप तो 10th क्लास में पढ़े होंगे कि जब आप किसी चाशनी में, चीनी की चाशनी में रसगुल्ला रखेंगे तो वो रसगुल्ला बड़ा दिखाई देता है, लेकिन ऑक्शन में आप उसे निकालेंगे तो छोटा होता है। यानी उसी तरह है, आप किसी छड़ी को पानी में रखेंगे तो वह टेढ़ा दिखाई देता है। ये सभी तो आप लॉजिक पढ़े हैं 10th में। तो इसमें सोचना क्या है, आपका राइट आंसर सी होगा, प्रकाश का अपवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है, क्रांति कोण संघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। तो मैंने बताया ना कि जो क्रांति कोण होता है यानी वो 90 के मान होता है, आपतन कोण में वह 90 के मान के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 90 होता है। ओके,
फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। आभासी प्रतिबिंब तो लगभग सभी दर्पणों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, यानी तीनों दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट है, वस्तु से 12 आभासी प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में बनता है वस्तु से 12 आभासी दर्पण? तो एक ही दर्पण है आपका, अवतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, एक पीन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक पीन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो कार्य करता है आपका प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर काम करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, आप 4/3 इस तरह आप दीजिएगा भाग 4/3 इंटू पलट देखा तो 2/3, तो 4 दूना 8, 8 3 का 9, तो देख लीजिए कि कहाँ है 8/9। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इस तरह से आप दे सकते हैं भाग। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। तो वो एक ही कारण है आपका कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही पानी का बुलबुला जो होता है चमकता दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी। कैसे पानी का बुलबुला? जैसे कि आप पानी में सरफ घोर दिए और जो उसका फेन निकलता है, आप देखते हैं उस थोड़ा चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसा आप कुछ अच्छी तरह से देखिएगा तो लगेगा कि उसमें इंद्रधनुष की 7 रंग भी दिखाई देता है इस तरह से। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है आपका, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम हो जबकि किरण जाती है। कि कहाँ किरण जाएगी कि क्रांति कोण अधिक होगा? तो कांच से पानी में जाएगी तभी अधिक होगा, यानी संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो कांच क्या होगा? कांच तो थोड़ा मोटा है, यानी संघन माध्यम है, और पानी क्या है? विरल माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि कांच से पानी में जाएगी तभी क्रांति कोण संभव है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट मान लीजिएगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। तो किरण के मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं? तो ये तो इजली है, इससे तो हम अपवर्तन बोलते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, यदि कांच वायु का क्रांति कोण थीटा हो, यदि कांच वायु का क्रांति कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉसेक थीटा होगा। कॉसेक थीटा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकार का क्रांति कोण सबसे कम होता है? यानी किस रंग के लिए क्रांति कोण सबसे कम होते हैं? तो आप जानते हैं बैंगनी रंग का विचलन ज़्यादा होता है, जिसके कारण किसका रंग भी कम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, बैंगनी रंग के लिए कम होता है। ओके, नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता के सही मात्रक तो आपको मालूम होगा डायोप्टर होता है। अगर डायोप्टर ना दे पर मीटर दे तो पर मीटर होता है। ओके, पर मीटर यानी क्या? इस तरह देता है पर मीटर। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक उभय उत्तल लेंस यानी 2 उत्तल लेंस है, उसका दिया गया है अपवर्तनांक 1.5। तो इसके एक उभयतल लेंस के प्रत्येक तल की जो वर्गता त्रिज्या दिया गया है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता बताना है कि कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 20 राइट होगा। तो 20 में अगर आप मीटर सेंटीमीटर में होता है तो आपको मीटर में बदलकर भाग देना पड़ता है। तो आप 100 में 20 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा, 20 5 100। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि 5 डायोप्टर होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, तो उसकी आवर्धक क्षमता यानी आवर्धन क्षमता बताना है कितना होगा। तो 12 डायोप्टर है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु के को प्रधान अक्ष पर रखा जाए। तो देखिए ये जो चित्र दिया है ना, तो इस चित्र में आपको देखना है कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो यहाँ पर 2 दिए हैं, 2 माध्यम दिए गए हैं, तो 2 प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? बी, 2 प्रतिबिंब बनेगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, 2 उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, तो समतुल्य लेंस क्या होगा? परस्पर संपर्क में रखा गया है तो उत्तल ही होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, उत्तल होगा। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो सकती है? तो एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके बीच के जो प्रतिबिंब होता है उसके
न्यूनतम दूरी में अगर जाने तो वो 4F हो सकती है, यानी फोकस दूरी 4F के बराबर हो सकती है, वरना इससे कम होगी तो वह सट सकती है। तो पता ही नहीं चलेगा कौन प्रतिबिंब है, कौन आपका लेंस है। फिर देखिए अगला प्रश्न है 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी। तो आप इसे भी लॉजिक न्यूमेरिकल के थ्रू निकालेंगे, तो इसका आंसर आपका आएगा प्लस में 2.5 डायोप्टर। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है 3 लेंस जिनकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटे हैं, मतलब सटाकर रखा गया है इन्हें, तो इसकी संयोजन फोकस दूरी बताना है कितना होगा। तो आप निकालिएगा तो आपका राइट आंसर बी आएगा, यानी 30 सेंटीमीटर आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है यदि समान फोकस दूरी F के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो इस संयोग की फोकस दूरी क्या होगी। समान फोकस दूरी के F के दो अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं और अपसारी लेंस अवतल लेंस को बोलते हैं। तो इसको सटा कर रखा गया है, तो इस संयोग की फोकस दूरी पूछना है तो F/2 हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, F/2। नेक्स्ट है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता का मान क्या होगा। तो 1/F होगा, P = 1/F होता है, P = 1/F। नेक्स्ट है कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब वह हो जाता है, कैसा हो जाता है। तो कांच के एक अवतल लेंस को डुबाया जाएगा जल में, तो अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं, तो वह कम हो जाएगा, यानी जो अवतल लेंस है तो यह कम हो जाएगा, उसका मान कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कम अभिसारी हो जाएगा। नेक्स्ट है जब किसी उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है तथा फोकस दूरी F है तो जल में जिसका दिया गया है जल का मान 4/3 दिया गया है, इसमें डुबाया देता है, तो उसकी फोकस दूरी F कैसे हो सकती है। तो जो F है तो F से बड़ी हो सकती है उसका फोकस, ओके, जो ऑलरेडी दिया है उससे वह अधिक हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है दो पतले लेंस संपर्क में रखे जाने पर 10 डायोप्टर क्षमता का युग्म बनाते हैं। जब उनके बीच की दूरी 0.25 मीटर है तो क्षमता घटकर 6 डायोप्टर हो जाती है। तो लेंस की फोकस दूरी बताना है इसका, तो ये फिर आप न्यूमेरिकल के थ्रू तो बनाएंगे ही, अच्छी तरह से बनाइएगा, लेकिन आप ट्रिकली भी जान लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी होगा कि 50 होगा और फिर 12.5 हो जाएगा आपका। फिर देखिए अगला प्रश्न है एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता बताना है कितना होगा। तो आप तो 100 में 20 से भाग दीजिएगा तो कितना 5 डायोप्टर आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है F1 तथा F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे से संपर्क में स्थित है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताना है। तो ये आपकी 2022 में ये प्रश्न जो था आपका, ये प्रश्न तो देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत मतलब ये अच्छा सेंसिटिविटी प्रश्न है आपका। 5 नंबर में दिया गया था, दो संपर्कित लेंसों को सटा कर रखा गया है तो इनका व्यंजक प्राप्त करना है। तो आप निकालिएगा ना तो F = इतना व्यंजक आएगा कि F1 × F2 F1 + F2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से बता दूंगी, तब तक के लिए आप इनको याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ओके। फिर देखिए अगला प्रश्न है एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दो दिया गया है, वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान। यदि इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो इसकी फोकस दूरी बताना है, F का मान कितना, तो फोकस दूरी आपका होगा 12 सेंटीमीटर, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट है एक श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तन होता है। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में या दर्पण में प्रवेश करेगी तो उसका जो वेलोसिटी होता है चाल होता है यानी वेग होता है वो, और उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है उसमें परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ओके। और याद रखिएगा यहाँ पर पूछ सकता है कि जब श्वेत प्रकाश किरण लेंस में प्रवेश करती है तो किस में परिवर्तन नहीं होता है। तो जो इसका यहाँ पर देखिए आकृति दिया है, यहाँ पर आवृत्ति होगा, जो उसका आवृत्ति होता है ना, आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ओके। फिर देखिए अगला प्रश्न है दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर है और +5 डायोप्टर है, इसको संयुक्त यानी सटाकर जोड़कर करने पर इसकी फोकस दूरी बताना है कितना होगा। तो आप 15 में से 5 घटाइएगा तो -10 आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी -10 सेंटीमीटर, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट है प्रकाश की एक किरण कांच जिसका अपवर्तनांक दिया गया है μ√3 है के गोलीय सतह पर 60 के
कौन पर आपतित होती है? तो इस सतह पर परिवर्तित और अपरिवर्तित होने वाली किरणों के बीच का कोण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट है फिर आपका एक उत्तल लेंस जिसका दिया गया है अपवर्तनांक 1.5 है, इससे पानी में, तो पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, इतना में डुबाया जाता है, तब यह किस तरह व्यवहार करता है ये बताना है। तो उत्तल लेंस को तो यह उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा, इसका कंडीशन नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, नेक्स्ट है फिर प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग का कारण होता है इसकी आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसका जो आवृत्ति होता है वह प्रकाश के रंग को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो ये तो आपको मालूम होगा, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, और उल्टा बनता है तो हमें उल्टा वस्तु क्यों नहीं दिखाई देता है, ये आपने कभी सोचा है? देखिए, आप पढ़ते हैं तो आप अपने मन में अलग अलग प्रश्न को उत्पन्न कीजिए। पढ़ाई का मतलब यही है कि हम कुछ सीखें, रोज एक नया टॉपिक सीखें। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख के जो रेटिना होता है, पीछे वाला पर्दा, तो उस पर जो बनता है वास्तविक, तो बनता है वास्तविक यानी रियल में बनता है, हम देखते हैं, और उल्टा बनता है। तो आप सोचे हैं कि हम देखते हैं तो हम तो सीधा देखते हैं, उल्टा तो दिखाई नहीं देता है। तो इसका लॉजिक आप जानने की कभी कोशिश कीजिए ऐसा। तो आपका जो रेटिना होता है उधर ही एक शंकु और क्षर नाम का दो रचनाएं होती है। वो जो रचना होती है तो जो उल्टा बनता है ना, उसे सीधा दिखाने का काम करता है क्या? तो शंकु और क्षर नाम की दो रचना होती है वही। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है विभिन्न दिशाओं में कर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष होता है। तो होता है आपका एस्टिगेटिज्म यानी अबिंदुकता एस्टिगेटिज्म। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है फिर आपका निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जो होता है आपका शर्टमायोपिया, तो उसके लिए कौन से लेंस का उपयोग किया था? निकट है तो आप 4 गो जो अक्षर है उसे लगा दीजिए, निकट यानी अवतर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, निकट। और दूर बोले तो दूर है तो 3 गो अक्षर वाला यानी उत्तर। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस तरह। नेक्स्ट है कि एक दूरबीन की अभिदृश्य की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर। दूरबीन आप कोई भी लिख सकते हैं, 60 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि 20 गुना आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी होना चाहिए, आपको बताना है। 1 मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न है आपका एक दूरबीन की अभिदृश्य की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर तो दिया है, और पूछ रहा है कि 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी बताना है। नेत्रिका की फोकस दूरी यानी एफी से सूचित किया जाता है। नेत्रिका की फोकस दूरी को एफी से बताना है कि कितना हो जाएगा। तो होगा आपका नेत्रिका की फोकस दूरी जो है वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, ऑप्शन नंबर डी सी राइट होगा, 1+D/F होता है। ये आपको सिद्ध करना होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन आप सभी को याद कीजिए। याद देखिए, जितने भी 12 प्रश्न है ना उसके याद करने का एक ही लॉजिक है, आप उसे लिख लिख कर याद कीजिए। तब तक लिखते रहिए जब तक कि आपको याद नहीं होता है। जिस तरह से हम मैथ में कोई फार्मूला याद करना होता है, तो मैथ में का फार्मूला हमें किस तरह याद होता है, इस तरह रट्टा मारेंगे तो याद नहीं होगा। जब तक हम उस पर प्रश्न नहीं बनाते हैं तब तक वो फार्मूला हमें याद नहीं होता है। इसी तरह से आपको ये फार्मूला याद करने के लिए पहले इसे सिद्ध करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है एक व्यक्ति -2.5 डायोप्टर क्षमता का चश्मा पहनता है, तो नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति का दूर बिंदु क्या होगा? तो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष होगा और फिर 40 सेंटीमीटर होगा। ओके, नेक्स्ट है जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या? तो जब आप नली की लंबाई बढ़ाइएगा ना तो उसका आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाएगा। ओके, बार बार भागा जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हुआ कि बढ़ती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है ये बताना है। तो वो बनेगा आपका आभासी बनता है और उल्टा बनता है, आभासी और उल्टा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा कि आभासी बनता है और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
फिर देखिए नेक्स्ट है, एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है, यानी दूर दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसे दूर करने के लिए डॉक्टर चश्मा देगा। तो कौन सा चश्मा देगा ये तो आपको मालूम है, तो उत्तल लेंस। दीर्घ यानी 2 गो है तो 3 गो वाला यूज कीजिए, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके नेक्स्ट है, किसी दूरबीन के अभिदृष्टक एवं नेत्रिका का फोकस दूरी क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। तो इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता प्राप्त करना है, दोनों का निकालिए आवर्धन क्षमता और प्राप्त कीजिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी, किसी दूरबीन के अभिदृष्टक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी दिया गया है तो आप 20 में 2 से भाग दीजिए, 10 आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है? खगोलीय दूरदर्शक तो वो होता है आपका, आप जोड़िएगा तो एफ प्लस एफ ही होता है, यानी अभिदृष्टक का फोकस दूरी का और नेत्रिका के फोकस दूरी का योग होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, वर्ण विपतन का दोष नहीं पाया जाता है। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि वर्ण विपतन का दोष पाया जाता है दूरदर्शक में, तो इसमें बताना है कि किसमें नहीं पाया जाता है, तो हो आपका परिवर्तक दूरदर्शक। परिवर्तक दूरदर्शक में वर्ण विपतन का दोष नहीं पाया जाता है, और वर्ण विपतन का जो दोष है यह न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। न्यूटन को तो आप सभी जानते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। बेलनाकार लेंस तो ना दूर को और नहीं निकट को, किसको, तो उसे हम बोलते हैं जरा। बेलनाकार लेंस के लिए हम अस्टिगेटिज्म, अस्टिगेटिज्म यानी अबिंदुकता। इसमें क्या होता है, एक ही अगर स्थान पर क्षैतिज या उधर का स्थान पर कोई वस्तु रख दीजिए, कोई अगर आप छड़ रख दीजिए, कोई स्टिक रख दीजिए, तो आपको एक नहीं दिखाई देगा, मतलब क्षैतिज पर दिखाई देगा तो उधर नहीं, उधर दिखाई देगा तो क्षैतिज नहीं। इस तरह से इसमें दोष हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो इसे हम दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है? तो होता है आपका व्यतिकरण। व्यतिकरण की जो घटना होता है व्यतिकरण, तो रंगीन दिखाने का काम करता है। जैसे कि व्यतिकरण क्या होता है, आप तलवार देखिए, अगर चाहे कुछ भी आप ले लीजिए, कोई लोहा का वस्तु अगर उसमें आप उस पर धार चढ़वाइएगा, पॉलिश करवाइएगा, तो उसमें घाम या कोई लाइट पड़ेगा तो एक ही बार आपका आँख पर चमकता है, जैसे कुछ आपकी आँख में चला गया, इस तरह से रखता है ना, जैसे तलवार का धार चमकता है, उसे ही हम व्यतिकरण, उस मतलब कंडीशन को हम व्यतिकरण बोलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? आसमान का जो रंग नीला दिखाई देता है हमें, उसका एक ही कारण है, वह है आपका प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। ओके फिर देखिए नेक्स्ट है, यदि नीले रंग के प्रकाश की फोटान की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश के फोटान की ऊर्जा E2 हो तो क्या होगा? तो E1 बड़ा होगा, E2 बड़ा होता है, और E1 ग्रेटर देन E2 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, इन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t का समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई क्या होगा? तो इसे आप गुना कर देंगे, यानी NT होगा। ओके नेक्स्ट है, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, घटता है या बढ़ता है? तो स्लैब में प्रवेश करेगी तो इसका अपवर्तनांक या तरंगदैर्घ्य जो है घटेगा। नेक्स्ट है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। कौन पुष्टि करता है? किस घटना से यह पता हमें चलता है कि जो प्रकाश की किरण है वो अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य भी हो सकता है। तो अनुदैर्घ्य जो नहीं होता है प्रकाश से, तो जो ध्रुवण की घटना होती है तो ध्रुवण स्पष्ट करता है कि जो प्रकाश होता है तो वह अनुप्रस्थ तरंग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके फिर देखिए नेक्स्ट है, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह है इंद्रधनुष। देखते हैं रेनबो जिसमें 7 कलर होता है, तो उसका निर्माण किसके कारण? तो वो होता है आपका वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई पड़ेगा। यानी आपका वायुमंडल जो है इसमें हवा नहीं होगा, वायुमंडल नहीं होगा, तब आप आसमान को देखिएगा तो वह आपका काला कलर का दिखाई देगा, नीला कलर के बजाय वह काला कलर का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 दिया गया है तथा अपवर्तनांक कोण जो है वह आपका 60 डिग्री है, तो न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण बताना है कि कितना होगा? तो होगा आपका 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री। ओके नेक्स्ट है, कांच जिसका अपवर्तनांक दिया गया है 1.5, पतले प्रिज्म में न्यूनतम विचलन कोण दिया गया है आपका ΔM तथा अपवर्तनांक कोण दिया गया है R। तो इसमें रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन होगा? तो होगा आपका ΔM = R। ओके फिर देखिए नेक्स्ट है,
वायु में 4200 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णहीलीय प्रकाश का एक किरण पुंज जल यानी जिसका मान दिया गया है 4/3 इसका अपर्तनांक संचरण करता है, यानी उसमें चलता है, गमन करता है, तो जल में इसकी तरंगदैर्घ्य बताना है कि कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5600 एंगस्ट्रॉम होगी। आप इतना में इतना से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा, गुना भाग कर कर घटाकर। अगला प्रश्न है, किसी पारदर्शी माध्यम के अपर्तनांक एवं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में संबंध है। संबंध बताना है, क्या संबंध है इसमें किसी पारदर्शी माध्यम के अपर्तनांक जो होता है उसमें और इसका तरंगदैर्घ्य में। तो है आपका n = a + b बटा लैम्ब्डा का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी चाल क्या होती है, तो इसकी चाल जो होती है ना सभी रंगों के लिए प्रकाश से अधिक होती है। लाल रंग की चाल सभी रंगों से अधिक होती है। नेक्स्ट है, माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होता है जब माध्यम क्या होता है, तो माध्यम कोई पारदर्शी माध्यम होगा तभी न होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरण विसरित नहीं होती है, किसमें विसरित नहीं होती है प्रकाश की किरण, तो आयताकार पट्टिका जो होता है उसकी समानांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलने पर वह विचलित नहीं होती है, यानी वो अपने मार्ग से नहीं भटकती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, इन अपवर्तनांक तथा एक प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। न्यूनतम विचलन कोण तो होगा n अपवर्तनांक दिया गया है ना, तो अपवर्तनांक में से 1 घटाइएगा और जो कोण है उसमें गुना कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, n - 1 × a। ओके, अगला है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो जो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है ना वह संतत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, संतत होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका, हीरा का अपवर्तनांक, तो हीरा का अपवर्तनांक तो आपको मालूम होगा 2.42, सबसे ज़्यादा हीरा का ही तो अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, प्रकाशिक पथ बराबर होता है। प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है, तो प्रकाशिक पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। प्रकाशिक पथ निकालना हो तो जो अपवर्तनांक दिया होगा उसमें और पथ की जो डिस्टेंस होगा उसमें आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग कहाँ महत्तम होता है, तो निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी 3 लाख होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इस तरह से, यानी निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है फिर 3 लेंस जिनकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर दिया गया है और इन तीनों को सटा कर रखा गया है, तो इसका फोकस दूरी बताना है कि कितना होगा फोकस दूरी। तो इसका फोकस दूरी जो होगा ना वो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 सेंटीमीटर होगा। आप निकाल लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो किस में परिवर्तन होता है। जो श्वेत प्रकाश की किरण जो होती है ना, किरण उसकी रे अगर लेंस में प्रवेश करे तो किस में परिवर्तन होगा, तो उसका वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों में परिवर्तन होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है ना वो 2 उत्तल लेंसों के मिलने से बना होता है और इसका उपयोग छोटे छोटे वस्तु को या कोई राइटिंग होता है ना उसे पढ़ने के लिए किया जाता है। तो इसका सूत्र बताना है, इसका व्यंजक क्या होता है, तो इसका व्यंजक होता है L/F × 1 + P/F। इसका राइट आंसर यह होगा। ओके, कि L/F 1 + P/F ही। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी खगोलीय दूरदर्शक में लेंसों की क्षमता 0.5 डायोप्टर है एवं 20 डायोप्टर है, तो उसका आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो आवर्धन क्षमता होगा 40। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है आपका, और ये आपका लास्ट है आपका किरण प्रकाशिकी का। विभिन्न तलों में कार्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे कहा जाता है। कार्निया की वक्रता से आप दोष में परे होंगे, जब आपको पढ़ाई होगा अभिमुखता दृष्टि दोष क्या है, तो इसका कारण में परे होंगे, तो अभिमुखता दृष्टि दोष राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो फ्रेंड्स 98 प्रश्न जो है ना, इसमें से 10 निश्चित है कि आपका जो 35 ऑब्जेक्टिव आएगा ना आपकी बार, इसमें से ज़रूर आएगा। तो आप इसे अच्छी तरह से याद कीजिए और पूरे को याद करिएगा। कल मैं इसके आगे का जो है इसका दूसरा खंड तरंग प्रकाश की यानी वेव ऑप्टिक्स उसका लेकर आऊँगी, तो आप इन सभी को याद करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।